डॉक्टर अदिति राव हमेशा से ही विज्ञान की महिला रही हैं। उनका जीवन तर्क और विवेक से संचालित होता था। सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन की एक सम्मानित प्रोफेसर के रूप में उन्होंने पुराने संस्थान के भूल भुलैया वाले गलियारों में 1 दशक से अधिक समय बिताया था। वह हर चरमरती हुई फर्श की लकड़ी, हर टिमटिमाती रोशनी और हर छाया को जानती थी जो घंटों बाद दीवारों पर नाचती थी। फिर भी अपनी परिचितता के बावजूद रात में कॉलेज के बारे में कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे परेशान करता था। एक ऐसा एहसास जिसे उसने कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया था, यहाँ तक कि खुद के सामने भी नहीं। अक्टूबर की एक तूफानी रात थी जब उसने खुद को कॉलेज में वापस पाया। उसने शाम को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में फोरेंसिक पैथोलॉजी पर अपना नवीनतम शोध प्रस्तुत करते हुए बिताया था। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची, उसे एक डूबती हुई भावना के साथ एहसास हुआ कि उसके ब्रीफकेस से नोटों का एक महत्वपूर्ण सेट गायब है। नोटों में हाल ही में हुए शव परीक्षण से विस्तृत अवलोकन थे और उनके बिना उसका आगामी प्रकाशन अधूरा होगा। एक हताश आह के साथ उसने अपनी कार घुमाई और कॉलेज वापस चली गई। जैसे ही वह इमारत में दाखिल हुई, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। बाहर का तूफान टूटे हुए शीशों से चीख रहा था। दालान में छत से पानी टपक रहा था, जिससे छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे जो ऊपर लगे बल्बों की मंद रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। हवा नम लकड़ी और पुरानी किताबों की गंध से भरी हुई थी, एक ऐसी गंध जो उसे हमेशा कॉलेज के लंबे इतिहास की याद दिलाती थी। जैसे ही वह अपने कार्यालय की ओर बढ़ी, अचानक बेचैनी की लहर उसके ऊपर छा गई। गलियारा सामान्य से अधिक अंधेरा लग रहा था, छायाएं गहरी थीं और सन्नाटा अधिक दमनकारी था। उसने इस भावना को झटक दिया, इसे तूफान और अपनी खुद की थकान के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जैसे ही वह अपने कार्यालय में पहुंची और रोशनी चालू की, वे अनियमित रूप से टिमटिमाने लगीं, जिससे दीवारों पर अजीब बदलते पैटर्न बन गए। जैसे ही उसने अपने डेस्क से भूला हुआ फोल्डर उठाया, उसने इसे सुना, एक हल्की फुसफुसाहट, लगभग एक आह। उसके ठीक पीछे प्रोफेसर राव। आवाज़ धीमी थी, लगभग अश्रव्य, लेकिन इसने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। वह तेजी से मुड़ी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा पीला और दुबला था, उसकी आंखें खोखली थीं, फिर भी अजीब तरह से जानी पहचानी थीं। राहुल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनजाने में पीछे हट गई। राहुल मेहरा उसके सबसे होनहार छात्रों में से एक था। फोरेंसिक पैथोलॉजी के लिए अदम्य जिज्ञासा वाला एक प्रतिभाशाली दिमाग। लेकिन वह 4 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अपने पीछे अनुत्तरित सवालों और तबाह परिवार का एक निशान छोड़ गया। मामला ठंडा पड़ गया था और अदिति अक्सर सोचती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन वह यहाँ था, उसके कार्यालय में खड़ा था। उसकी सांस अटक गई क्योंकि उसने कुछ अस्वाभाविक देखा। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे और उसका रूप मंद प्रकाश में टिमटिमा रहा था। उसकी आंखें, जो कभी उत्साह से चमकती थीं, अब एक अथाह दुख में डूबी हुई थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके अंदर का तर्कसंगत वैज्ञानिक उसके मन में घुस रहे आदिम भय से जूझ रहा था। राहुल के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। इसके बजाय उसकी आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी।
एक भयावह फुसफुसाहट जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे आपकी मदद चाहिए, प्रोफेसर। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांस संघनन के छोटे छोटे झोंकों के रूप में बाहर निकली। उसकी मेज पर रखे कागज हवा न होने के बावजूद सरसरा रहे थे। राहुल के पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अदिति को अपने कानों में अपनी धड़कनें तेज महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। कैसे? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्थिर थी। राहुल के चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे ढूंढो। फिर पलक झपकते ही वह चला गया और पीछे सिर्फ एंटीसेप्टिक और सड़न की गंध छोड़ गया। अदिति का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी क्या देखा था। राहुल का भूत, अगर वह भूत था, उसके सामने खड़ा था। उसकी मौजूदगी सुकून देने वाली और डरावनी दोनों थी। वह हमेशा से ही विज्ञान की महिला रही थी, लेकिन ये सब तर्क के परे था। उसने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड खंगाले। राहुल के लापता होने से जुड़ी कोई भी चीज़ ढूंढी। ये कॉलेज में एक अनकही त्रासदी थी, एक ऐसा विषय जिस पर लोग चर्चा करने से बचते थे, लेकिन उसने जितना गहराई से देखा, उतनी ही ज़्यादा असंगतियाँ उसे मिली। अभिलेखागार से फाइलें गायब थीं, गवाहों के बयान जो एक दूसरे से विरोधाभासी थे, और जिस रात वह गायब हुआ था, उस रात की निगरानी फुटेज में एक परेशान करने वाला अंतर। राहुल को आखिरी बार आधी रात को विच्छेदन हॉल में देखा गया था। उसके बाद कुछ नहीं। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर उसने उस रात उसके अंतिम कदमों को फिर से देखा। जब वह सुनसान गलियारों से गुजरी तो उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक छायाएं पड़ रही थीं। वह विच्छेदन हॉल में पहुंची और दहलीज पर झिझकी। अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। स्टेनलेस स्टील की मेज़ें मंद आपातकालीन रोशनी के नीचे चमक रही थीं, लेकिन कुछ महसूस हुआ। गड़बड़, मानो दीवारें खुद ही रहस्य फुसफुसा रही हों। अदिति ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसे इस अस्वाभाविक शांति को समझने का समय ही नहीं मिला था कि एक ताकत ने उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए हौंफने लगी। उसके चारों ओर की हवा चटकने लगी, अदृश्य ऊर्जा से भर गई। और फिर उसने इसे सुना, एक नर्म, खींचती हुई आवाज़। वह ठीक समय पर मुड़ी और उसने स्टोरेज कैबिनेट के पास खड़ी एक छायादार आकृति को देखा, जिसकी रूपरेखा बदल रही थी और टिमटिमा रही थी। उसने हाथ उठाया, कमरे के दूर छोर पर एक खास कैबिनेट की ओर इशारा करते हुए। राहुल की आवाज़ एक बार फिर उसके सिर में गूंजी। मैंने कभी नहीं छोड़ा। कैबिनेट की कुंडी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते ही अदिति के हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियों के नीचे धातु बर्फ की तरह ठंडी थी। एक गहरी सांस के साथ उसने इसे खोला। सड़ांध हवा की एक लहर ने उसे मारा, जिससे उसे उल्टी आ गई। अंदर एक सड़ी हुई, खून से सनी लैब कोट में लिपटी हुई कंकाल के अवशेष पड़े थे। वह पीछे हट गई। उसके ऊपर भय छा गया। मुझे यहाँ मारा गया था। राहुल की फुसफुसाहट फिर से आए, इस बार और भी मजबूत। डॉक्टर वर्मा द्वारा। अदिति की सांस उसके गले में अटक गई। डॉक्टर संजय वर्मा, उसके पूर्व वरिष्ठ, कुछ साल पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए अचानक चले गए थे। वह हमेशा से ही गुप्त, मनमौजी रहा था
और अब उसे पता था कि क्यों। यादें वापस आ गईं, राहुल के शोध में वर्मा की असामान्य रुचि, बहुत ज़्यादा जानने के बारे में उसकी रहस्यमय चेतावनियाँ, कुछ फोरेंसिक परियोजनाओं का अचानक बंद होना। राहुल का भूत उसके बगल में टिमटिमा रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया, कुछ ऐसा देखते हुए जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उसने मुझे नशीला पदार्थ दिया। मेरा शरीर कभी नहीं मिला, क्योंकि अदिति के दिमाग ने टुकड़ों को जोड़ा। डॉक्टर वर्मा ने शरीर को उसी संस्थान में छिपा दिया था जिसका उद्देश्य रहस्यों को उजागर करना था। उसकी आंखों में आंसू जल रहे थे। मैं उसका पर्दाफाश करूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कसम खाती हूँ। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार राहुल का भूत मुस्कुराया, नर्म, आभारी, और इसके साथ ही वह छाया में गायब हो गया। अदिति ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने सच देखा था, अब वह इसे प्रकाश में लाएगी। अदिति ने अगले कुछ दिन पहेली को सुलझाने में बिताए। उसने पुरानी केस फाइलों को फिर से देखा, पूर्व सहकर्मियों से साक्षात्कार किया और यहाँ तक कि राहुल के परिवार से भी संपर्क किया। जितना अधिक उसने खोजबीन की, उतना ही उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर वर्मा के अपराध उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे थे। उसे पता चला कि डॉक्टर वर्मा अवैध अंग तस्करी में शामिल था। कॉलेज के संसाधनों का उपयोग करके अपने ट्रैक को छुपाता था। राहुल एक शोध परियोजना पर काम करते समय सच्चाई से रूबरू हुआ था और डॉक्टर वर्मा ने उसे चुप रहने के लिए मार डाला था। आखिरकार उसके पास केस को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त सबूत थे। फोरेंसिक टीम ने अवशेषों की पहचान की पुष्टि की और एक जांच शुरू की गई। डॉक्टर वर्मा, जो अब एक छद्म नाम से रह रहे थे, को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राहुल की हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन न्याय मिलने के बाद भी अदिति को कोई राहत नहीं मिली। वह रात में फुसफुसाहटों और अपनी दृष्टि के कोनों में छायाओं के हिलने डुलने की आवाज़ों से जागती रही। कॉलेज के मुर्दाघर में और भी रहस्य थे और राहुल की आत्मा ही शायद अकेली नहीं थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, कॉलेज में नए गायब होने की घटनाएं सामने आने लगीं। छात्र अजीबोगरीब घटनाओं, गायब रिकॉर्ड और बेवजह ठंडे स्थानों के बारे में फुसफुसा रहे थे। अदिति को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी उजागर किया था वह तो बस शुरुआत थी। सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में कुछ और भी भयावह जड़ जमा चुका था और अब वह उसके जाल में फंस चुकी थी। राहुल की आवाज़ आखिरी बार आए, प्रोफेसर, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अदिति का अपार्टमेंट अभयारण्य की बजाय पिंजरे जैसा लग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने देखा कि कंकाल की उंगलियां विच्छेदन हॉल की अलमारियों पर पंजे मार रही हैं। ऐसी भाषाओं में फुसफुसाहटें सुनी जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। कॉलेज की सड़ांध को जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह भोर में मुर्दाघर लौट आए। वह भंडारण कैबिनेट जहां राहुल के अवशेष छिपाए गए थे अब खाली पड़ा था। फोरेंसिक द्वारा साफ किया गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे के पैनल पर चलाया, एक दांतेदार सीम ने उसके दस्ताने को फंसा दिया। एक तेज झटके के साथ झूठी दीवार ढह गई और अंधेरे में उतरती एक संकरी सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। हवा में लोहे और मिट्टी की गंध आ रही थी। उसके फोन की फ्लैशलाइट ने पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों को रोशन किया, कच्चे ओवरलैपिंग सर्कल और उल्टे क्रॉस। नीचे
जंग लगा हुआ लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर उसने एक कक्ष पाया जिसमें संरक्षित अंगों के टूटे हुए बही खाते और जार रखे हुए थे। 1892 की तारीख वाले एक बही खाते में सेंट मैरी के संस्थापकों और एक संस्था के बीच एक समझौते का विवरण था, जिसे केवल दीवारों में चौकीदार के रूप में संदर्भित किया जाता था। प्रविष्टियों में कॉलेज की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मासिक प्रसाद की बात की गई थी। उसके पीछे एक ठंडी हंसी गूंजी। तुम हमेशा बहुत जिज्ञासु रहती हो, अदिति। डॉक्टर वर्मा दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा जेल के पीलेपन से मुरझाया हुआ था। आंखें उन्माद से जल रही थीं। दो आकृतियां उनके दोनों ओर खड़ी थीं, संकाय सदस्य जिन्हें वह वर्षों से जानती थी। शपथ केवल एक रूपक नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया। चौकीदार संतुलन की मांग करता है, एक जीवन के लिए एक जीवन। राहुल ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। अब तुम इसे बहाल करोगी। अदिति भाग निकली। वर्मा के प्रवर्तक उसके पीछे पीछे आ गए। वह एक सुनसान व्याख्यान कक्ष में घुस गई। उसका दिल धड़क रहा था। दीवारों पर छायाएं तड़प रही थीं, जो मानवीय आकृतियों में बदल रही थीं। तापमान गिर गया क्योंकि भूतिया हाथों ने उसके पीछा करने वालों को जकड़ लिया। उनकी चीखें गीले कर्कश सन्नाटे से कट गईं। जब उसने बाहर झांका तो दालान खाली था, फर्श पर एक हाथ के निशान को छोड़कर। राहुल की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। शपथ जीवित और मृत दोनों को बांधती है। जंजीर तोड़ो। लाइब्रेरी के अभिलेखागार में उसने 1937 की एक अखबार की कतरन खोली। पंथ गतिविधि को उजागर करने के बाद मेडिकल छात्र गायब हो गया। फोटो में एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसका चेहरा विच्छेदन कक्ष से छायादार आकृति की तरह था। लेख के नीचे एक हस्तलिखित नोट। निरीक्षक ले लेता है, लेकिन खाता बही याद रखती है। नाम खोजें। मुर्दाघर के नीचे के कक्ष में उत्तर रखे हुए थे। अदिति ने गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट के साथ खाता बही की प्रविष्टियों को क्रॉस रेफरेंस किया। दर्जनों नाम मिलते जुलते थे। छात्र, नर्स, यहाँ तक कि एक डीन भी। सभी एक सदी में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। हर प्रविष्टि एक ही वाक्यांश के साथ समाप्त होती थी। संतुलन बहाल हुआ, लेकिन एक नाम ने उसे ठंडा कर दिया। डॉक्टर संजय वर्मा। 2003। वर्मा एक भेद थे। वे कई साल पहले मर चुके थे। जिस आदमी से उसका सामना हुआ था वह वर्मा नहीं था। यह उसकी त्वचा पर कुछ था। ऊपर एक धमाके की आवाज़ गूंजी। लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में एक गीली कर्कश सांसें नज़दीक आ गईं। अदिति ने अपनी जेब से एक स्कैलपेल पकड़ा और एक बेजान आवाज़ उसके कान में घुसी। तुमने बही देखी है, अब तुम इसका हिस्सा हो। अदिति मुश्किल से कमरे से भागी और छत पर भाग गई। नीचे आकृतियां चौकोर में इधर उधर घूम रही थीं। छात्र और शिक्षक। उनकी आंखें दूधिया और खाली थीं, जो मुर्दाघर की ओर एक साथ बढ़ रहे थे। उनके बीच नॉट वर्मा खड़ा था। उसका मुंह भीड़ में काली फुंसियां उगलने के लिए सांप की तरह खुला हुआ था। राहुल उसके बगल में प्रकट हुआ, हिंसक रूप से टिमटिमा रहा था। देखने वाले का जहाज विषुव पर कमजोर है। आधी रात से पहले इसे नष्ट कर दो। कैसे? उसने मांग की। उसने अपनी लैब कोट की जेब की ओर इशारा किया। अंदर उसे एक भूले हुए प्रयोग से ल्यूमिनेसेंट पाउडर की एक शीशी मिली, एक यौगिक जो कार्बनिक क्षय के साथ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। मुर्दाघर, उसने आग्रह किया।
इसे सब जला दो। अदिति खुद एक भूत की तरह घूम रही थी, चैम्बर को रसायनों से भिगो रही थी। नोट वर्मा उसका इंतजार कर रहा था। उसका शरीर फूला हुआ था और सीन पर फट रहा था। तुम बही खाते में शामिल हो जाओगी, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसने शीशी फेंक दी। प्रकाश और गर्मी के विस्फोट ने प्राणियों को चीखते हुए ईथर में भेज दिया। दीवारें ढह गईं। नोट वर्मा का मांस उखड़ गया, जिससे सड़न से भरे धड़कते अंगों का एक समूह दिखाई दिया। जैसे जैसे आग फैलती गई, राहुल की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बर्फीली लेकिन स्थिर शपथ टूट गई है। जाओ। अदिति एक अस्पताल में जागी। कॉलेज के खंडहर अभी भी सुलग रहे थे। आधिकारिक रिपोर्ट में गैस रिसाव का हवाला दिया गया था। मलबे में कोई शव नहीं मिला, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उसके नए अपार्टमेंट में डिलीवरी आने लगी राख और हड्डियों के टुकड़ों से भरे लिफाफे। अंतिम पैकेज में एक साफ सुथरी खाता बही थी, जिसकी पहली प्रविष्टि खाली थी। राहुल की आवाज़, फीकी लेकिन स्पष्ट, उसकी चिमनी से फुसफुसाती हुई। वॉचर चला नहीं गया है, ये भूखा है और आपको इसका नाम रखना चाहिए। अदिति एक और मुर्दाघर के किनारे खड़ी है। ये सेंट मैरी से सैकड़ों मील दूर है। एक घबराया हुआ छात्र शव परीक्षण विंग में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर आता है। वह अपना ब्रीफकेस खोलती है, जहां खाता बही एक स्कैल्पेल और पाउडर की शीशी के बगल में रखी हुई है। मुझे दिखाओ, वह कहती है। उसकी आवाज़ कठोर थी। अब उसे पता है कि कुछ शपथों का पालन करना ज़रूरी है। अदिति ने अपनी उंगलियों को खाता बही के खाली पन्ने पर घुमाया। अब ये भारी लग रहा था, जैसे कि अनगिनत आत्माओं का वजन भंगुर चर्मपत्र पर दबा हुआ हो। वॉचर संतुलन चाहती थी, लेकिन उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था, इसलिए वह उसका मोहरा नहीं बन सकी। घबराया हुआ छात्र उसके बगल में बेचैन हो गया। प्रोफेसर राव, शव परीक्षा विंग में शोर, वे तेज होते जा रहे हैं। अदिति ने उसकी नज़रों से नज़र मिलाई। उसने मन बना लिया था, मुझे दिखाओ। वह मंद रोशनी वाले गलियारों से होते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। दीवारों पर अतीत की गूंजें गूंज रही थीं। मुर्दाघर के पास पहुँचते पहुँचते ठंडी हवा घनी हो गई। फॉर्मेल्डिहाइड की गंध कुछ और बदबूदार गंध में बदल गई, जैसे कि अंधेरे में बहुत देर तक छोड़ी गई। सड़ांध अंदर, छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं, उसकी उपस्थिति के जवाब में बदल गईं। वॉचर इंतजार कर रहा था। स्थिर हाथों से अदिति ने अपने कोट से बही खाता निकाला, लेकिन नाम बताने के बजाय उसने अंतिम पृष्ठ को पलटा और उस पर अपनी छुरी दबा दी। उस रात से उसे परेशान करने वाले नाम को याद करते हुए उसकी उंगली की नोक पर खून बहने लगा। वॉचर। हवा कांप उठी। दीवारों से एक कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली। तुम नहीं कर सकते। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन अदिति सुन नहीं रही थी। उसने अपना जीवन विज्ञान में विश्वास करते हुए बिताया था, लेकिन उसने सीखा था कि कुछ सत्य तर्क से भी पुराने, गहरे होते हैं। बही खाता जीवित और मृत को जोड़ता है। एक अनुबंध को उसी तरह तोड़ा जा सकता है जैसे वह बनाया गया था, खून और इरादे के जरिए। उसने अपनी खून बह रही उंगली को पृष्ठ पर दबाया और फुसफुसाया। संतुलन बहाल हो गया। जब बही खाता उसकी मुट्ठी में फंस गया, तो कमरे में तेज हवा चल रही थी। छायाएं चीख रही थीं। दीवारों, फर्श, छत पर पंजे मार रही थीं, हर इंच जगह जो कभी उनका क्षेत्र हुआ करती थी। हवा घनी हो गई।
सदियों के खून के बलिदान का भार एक पल में ही उतर गया। फिर सन्नाटा, बही खाता उसके हाथों में धूल में बदल गया। मुर्दा घर, जो कभी अदृश्य उपस्थिति से घुट रहा था, अब खाली लग रहा था। अदिति ने सांस छोड़ी। महीनों में पहली बार उसे वास्तव में अकेलापन महसूस हुआ। न्याय हो गया था, चक्र टूट गया था। वह छात्र की ओर मुड़ी, जो विस्मय और भय से आंखें फाड़े खड़ा था। घर जाओ, उसने उससे कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ लेकिन दयालु थी। डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैसे ही वह दालान में कदम रखती है, वह आखिरी बार टिमटिमाती रोशनी पर नज़र डालती है। राहुल की फुसफुसाहट की उम्मीद करती है, लेकिन वहाँ केवल सन्नाटा था। वर्षों में पहली बार मृतक आराम कर सकता था, और वह भी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मज़ा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।